बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। वर्क, अगर बच्चे हम वर्क की बात करें तो वर्क का क्या मतलब है? वर्क का मतलब है कि सपोज जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज अ बॉक्स एंड इट इज प्लेस्ड एट पोजीशन ए, राइट। तो जब आपने इस पे फोर्स लगाया कितने न्यूटन का? सपोज हमने कहा आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो जब भी आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पे डिस्प्लेस करता है। जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन पर डिस्प्लेस करेगा तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज एस डिस्टेंस। दैट मीन्स कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए टू बी है देन द बॉडी हैज टू मूव फ्रॉम ए टू बी ओनली, राइट। सो फोर्स अप्लाई करने पर अगर बॉडी ए से बी मूव करती है देन विल से कि वर्क इज डन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो अब हम बात करेंगे कि जो वर्क डन है, द वर्क डन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? मैंने अभी बताया आपको, फोर्स एंड द डिस्टेंस traveled by the body. ठीक है, when a force is applied to it. So the work done depends on 2 factors. What are they? What are the 2 factors, बच्चों? One is the magnitude of the force. Next is the distance through which the body travels from A to B. Which the body travels. अब बच्चे यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। सपोज मैंने यहाँ आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बॉक्स पे आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो वो कहाँ से कहाँ आ रहा है? ए से बी पोजीशन पे आ गया। सो अभी हमने बात करी कि इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। आप लोगों ने मोशन चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन की भी बात करें देन इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज वर्क, कि वर्क क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। When a force is applied to it, then the work is said to be done. Work is said to be done. Clear? Okay. So now the formula becomes W equals to what? Force into distance, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, force into distance. W equals to force के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम? F. डिस्टेंस के लिए S. ठीक है, डिस्टेंस in a particular direction. So I'll rather use displacement term for this. क्लियर? तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? W equals to F into S. Now we'll talk about the SI unit of work. वर्क की SI यूनिट क्या होती है बच्चे? अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ वर्क, बट अभी फॉर क्लास 9th पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी एक ही डिस्कस कर रही हूँ। वैसे इसकी 2 यूनिट्स होती हैं। पहला यूनिट है एब्सोल्यूट यूनिट्स, ठीक है।
क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट्स, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देर आर टू डिफरेंट सिस्टम्स, वन इज MKS सिस्टम एंड द अनदर वन इज CGS सिस्टम, राइट? एंड देर इज वन मोर यूनिट दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट, बट विल नॉट डील विद इट राइट नाउ. ये क्लास 9th के पर्पज से नहीं है, ये आपके क्लास 11th में आता है. सो अभी हम ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में. एब्सोल्यूट यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने पढ़ा है कि MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड्स. तो जब MKS की बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. क्या होती है SI यूनिट ऑफ वर्क? That is 1 joule. And in case of CGS, that is centimeter, gram and seconds, the unit becomes 1 ergs. क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? 1 ergs. मैं अभी आपको ये और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब हम बात करते हैं बच्चे यूनिट्स ऑफ वर्क की. अभी मैंने आप सबको बताया था यूनिट्स ऑफ वर्क में हम बात करने वाले हैं केवल एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में. एब्सोल्यूट यूनिट्स मैंने आपको बोली थी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की. एक था MKS सिस्टम में जूल्स एंड CGS सिस्टम में अर्ग्स. तो अभी हम पहला पढ़ेंगे जूल्स के बारे में, ठीक है? एंड अर्ग्स इन केस ऑफ CGS सिस्टम. क्लियर हो गया? ओके. अब जूल्स के बारे में मैंने आपसे कहा जूल इज वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F/S. अर्ग्स के केस में भी द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, F/S. अगर आपका फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू इट, it is in meters, then the work is said to be 1 joule. That means 1 joule is equals to how many Newton meter? That is equals to 1 Newton meter. बात समझ आई? मैंने आपसे कहा 1 जूल क्या होगा? 1 जूल को कई बार पेपर में ना क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 जूल. सो हाउ विल यू डिफाइन 1 जूल देन? आप लोगों ने अभी जो आगे डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें मैंने कहा सपोज आपके पास एक टॉय कार है. सपोज आपके पास एक टॉय कार है. इस टॉय कार को एक बच्चे ने पीछे से फोर्स दिया है. दिया फोर्स देने पे ये टॉय कार S डिस्टेंस ट्रैवल करके A से B पे आ गई. तो आप क्या बोलेंगे? फोर्स अप्लाई करने पे उसने S डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब आपने 1 जूल एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू से कि फोर्स applied is 1 Newton and the distance traveled by this toy car is 1 meter. Then only the work is said to be 1 joule. Is it clear? I hope I am clear to everyone. Okay. So define 1 joule. ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा सकता है. तो आप क्या कहेंगे? Work is said to be done or work is said to be 1 joule when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter. जो मैंने अभी बोला वही लिख रही हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, सेम है. इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग दीज डेफिनेशंस, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज योर अर्ग्स यूनिट. ठीक है, अर्ग्स की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था अर्ग कैसा सिस्टम है बेटा? इट इज़ अ CGS सिस्टम. CGS सिस्टम में हमने बात करी थी. CGS क्या होता है? सेंटीमीटर्स, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम. सो ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका फोर्स का यूनिट जो है, इन केस ऑफ CGS योर फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन्स, राइट? एंड द यूनिट ऑफ सेकेंड विल बी सेकेंड ओनली, राइट?
second time will be seconds and distance will be in centimeters. So F कितना हो गया, डाइन्स, यानी कि 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. अब आप देख रहे हो कि मीटर का क्या हो गया, सेंटीमीटर, न्यूटन का क्या हो गया, डाइन्स. तो अब ये क्या हो जाएगा, जो वर्क डन यहाँ निकलेगा दैट इज 1 अर्ग्स. तो आपकी क्या डेफिनेशन यहाँ पे बनकर आती है कि 1 अर्ग्स इज इक्वल्स टू 1 डाइन 1 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया बेटा. अब आपके उसके लिए फोर्स क्या होगी, सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ सेम है. टॉय कार पे आपने फोर्स लगाई तो फोर्स कितनी हो गई है, वो फोर्स क्या है, फर्क बस कितना है, 1 डाइन का. नाउ द फोर्स बिकम इक्वल्स टू 1 डाइन and the distance traveled by the body applying force of 1 dyne, it becomes 1 centimeter. So your formula becomes 1 dyne centimeter. Clear? And if you have to explain what is 1 erg, if you have to define 1 erg, तो कैसे define करोगे, the formula or the definition will be same to this as well. Clear? देखो सेम यहाँ पे वर्क इज सेड टू बी 1 ergs when a force of न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 डाइन मूव्स द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर की जगह पे you'll use 1 सेंटीमीटर in the direction of applied force. So ये आप खुद से लिखेंगे, राइट. कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ये करके देना है, डिफाइन 1 erg का डेफिनेशन. वेरी गुड. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क कैसी क्वांटिटी है बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैंने अभी आपसे बताया कि स्केलर क्वांटिटी क्यों होगी वर्क. मैंने आपको बोला था कि वो किससे कैलकुलेट करते हैं हम वर्क को. वर्क इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस. ओके, सो बेसिकली वर्क किस पर डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्टेंस पे. ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ऑन द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी. क्लियर. सो बेसिकली द कंडीशन फॉर अ फोर्स टू डू वर्क इज इट्स ओन डायरेक्शन. कौन डिपेंड करता है उस पर, कि उसकी खुद की डायरेक्शन दैट प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट. जो क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. क्लियर. Next is your work done against gravity is our next topic. Work done against gravity. बट इससे पहले हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पे बात करें, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इससे पहले या फिजिक्स में ये हमेशा पढ़ा होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज इफ इट इज अ बॉल, इट विल हैव इट्स द वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट डाउनवर्ड, दैट इज द वेट इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू जी. आई गेस ये फॉर्मूला भी सबने पढ़ा है ग्रेविटेशन में. जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बता दूं कि द वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी एंड द वैल्यू ऑफ वेट कैन चेंज बट द मास ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज. क्लियर. एंड इट विल नेवर चेंज. द मास ऑफ द बॉडी विल नेवर change. Mass कभी change नहीं होता, the weight of the body can change and the weight of any body whatever it is, right, कोई भी body हो उसका weight हमेशा downward act करेगा, which is a very very important point to be noted over here. Clear? Okay. Now work done against gravity हम start करें. Suppose यहाँ पे एक example लेते हैं. एक लड़का है, ठीक है, एक बच्चा है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, राइट. तो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा बच्चे, तो सपोज द हाइट ऑफ दीज स्टेयर्स इज h डैश, राइट. ये h डैश है, ये h डैश है, ये भी h डैश है. क्लियर. एंड देयर आर n नंबर ऑफ स्टेयर्स. कितनी स्टेयर्स हैं, n नंबर ऑफ स्टेयर्स. सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दीज स्टेयर्स, n इंटू h dash. So the total height of the stairs is h. n into h dash करोगे, so the total height of these stairs will be n into h dash. Clear?
अब यहाँ पर एक बच्चा चल रहा है। जब ये बच्चा चलेगा तो इसका एक पैर कहाँ होगा, यहाँ, और दूसरा पैर यहाँ, है ना। डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एनीवेज, राइट। तो इसका जो वेट होगा इस बच्चे का वो क्या होगा, डाउनवर्ड। वेट कितना है, m इंटू जी। इज दिस क्लियर? द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर किड इज m। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? सो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। यही फॉर्मूला पढ़ के आए हो आप लोगों ने। फोर्स वाले चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था m इंटू a equals to acceleration and g is equals to acceleration due to gravity. So when m into g, it will become equals to w and this is equals to f. समझ आया कैसे रिलेट किया है मैंने वेट को? So f क्या हो जाएगा, the f becomes m into g. अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है बच्चे वो A टू B तो हो नहीं रहा, यहाँ पे क्या है, हाइट की बात हो रही है, और बॉडी क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। अगेंस्ट ग्रेविटी समझते हो ना, अर्थ से ऊपर की तरफ को। तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो हाइट कितना हो गया अर्थ की सरफेस से, है ना। सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट कितनी हो गई, h हो गई। सो द डिस्टेंस इज h। क्लियर हो गया? वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ गया, अभी मैंने आपको बताया था, m इंटू जी इज वॉट, वेट ऑफ द बॉडी। And h is the vertical distance. Vertical distance. फॉर्मूला क्लियर हो गया? W is equals to m into g into h is the another formula to calculate the work done. And you have two different formulas to calculate the work done. One is W equals to F into S and W equals to mgh. And these two formula will be used on the basis of the numerical, right? आपको किस तरह का numerical आ रहा है पेपर में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या गिवन है, मैं एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी, आप देखिएगा ज़रूर कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज योर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर अब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो बेटा कैसे लिखेंगे? Whenever work is done against gravity, the amount of work done is equal to the product of weight of the body right, product of weight of the body and the vertical distance through which the body is lifted. Clear? बच्चों अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोगों ने अभी दो फॉर्मूले पढ़े हैं, उन दोनों फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे। अब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। कहता है हाउ मच वर्क इज डन, तो उसने क्या कहा, सबसे पहले बेटा आप गिवन लिखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। हाउ मच वर्क इज डन, आपसे पूछता है कि बताओ वर्क कितना होगा, बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स गिवन है आपको कितनी बेटा, 10 न्यूटन। इज मूविंग इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कहता है एक ऑब्जेक्ट को मूव करने में कितना फोर्स लगा है, 10 न्यूटन, और वो डिस्टेंस कितना मूव किया है उसने, 1 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछता है W निकालो। आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, F इंटू एस। कर लेंगे अप्लाई, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 इंटू 1, यानी कि वर्क डन इज 10
जूल्स। चलो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो कैलकुलेट द वर्क डन, यहाँ भी आप पहले गिवन लिखेंगे बेटा। ये हमेशा एक बना के रखिए कि आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि आप लोगों ने बार बार गिवन लिखना है, ठीक है। बिना गिवन लिखे आप कोई काम नहीं करेंगे। सो कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम। तो आपको इसमें भी वर्क डन कैलकुलेट करना है बेटा। इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, दैट इज द मास ऑफ द बॉडी, 200 किलोग्राम थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर्स, ठीक है। तो h कितना गिवन है, 6 मीटर्स। एंड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि g का वैल्यू आप लोगों ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो अब मुझे बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, m है, g है, h है, यस, w इक्वल्स टू, वेरी गुड, mgh। चलिए start solving your numerical. What will be the answer? The answer will be 200 is the mass, g is 10 and 6 is your height. So the answer will be 12,000 joules. Very good everybody, very good. Moving to the next question. Solution. Next, given. ये बच्चे थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, बट आई गेस आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कहता है एक कार है जिसका वेट कितना है, वेइंग 10 kgs, ठीक है, सॉरी 1000 kgs। तो इसका मास कितना है, 1000 kg। ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस, सी स्टॉप्स, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही थी, स्टॉप हो गई। तो आप लोगों ने पहले भी, आपको पता है, कोई भी जैसे सपोज कार है, आप लोगों ने इसको क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर ये कार, इसका u है 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल स्पीड ऑफ दिस कार इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर कार इज 1000 kg, क्लियर। और ये चलती हुई आ रही है, सडनली इट अप्लाइज ब्रेक्स अप्लाई करने पे इट सडनली स्टॉप्स, क्लियर, ये रुक जाती है। तो क्या, अब गाड़ी चल रही थी ना पहले, अब तो रुक गई, जैसे ही स्टॉप होती तो व्हाट हैपेंस, द फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्लियर। और यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50 मीटर्स, वेरी गुड। Next, very important term, decelerating. Now what is decelerating? बताओ, what is deceleration? और decelerating का क्या मतलब है बेटा? It means negative acceleration, right? इसका मतलब क्या होता है, negative acceleration, यानी कि acceleration का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन। सबको पता है कि गाड़ी में एक्सेलरेटर किस लिए होता है, स्पीड बढ़ाने के लिए, और ब्रेक्स अप्लाई हो गई तो स्पीड कम होगी, तो यानी कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। सो जब भी एक्सेलरेशन की डिक्रीज करता है इट विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डिसेलरेशन, क्लियर हो गया। सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी नेगेटिव, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हेन इट इज गिवन डिसेलरेटिंग, दैट मीन्स यू हैव टू, you already know I guess, right? आप लोगों ने मोशन वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि अगर डिसेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए एज नेगेटिव। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि प्लीज कीप दैट इन योर माइंड, क्लियर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड। आई गेस हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है, सो विल राइट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ओवर हियर। u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड द s इज योर 50 मीटर्स। Final velocity of the body is 0. What is the force exerted? आपको force निकालनी है, clear? What is the work done? By the brakes. Okay. Now we already know the formula of work. What is the formula of work? That is F into S. मैं F into S यूज़ कर रही हूँ बिकॉज MGH विल नॉट वर्क ओवर हेयर। आई गेस आपको समझ आ गया कि क्यों नहीं करेगा, है ना। MGH यहाँ नहीं लग सकता, मास है लेकिन हाइट नहीं है, G नहीं है,
सो जी तो आपको पता ही वैसे कांस्टेंट वैल्यू होती है, आप यूज़ कर सकते हैं, बट एच नहीं गिवन है। सो यहाँ पे कोई भी अगेंस्ट ग्रेविटी वाली बात ही नहीं हुई है, तो विल नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है बच्चे। सो आपको W इक्वल्स टू F/S यूज़ करना है, बहुत बढ़िया। बट फोर्स तो आपको पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे? तो पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, फोर्स निकालते हैं। फोर्स के लिए, अब फोर्स के लिए भी अलग पंगा है भाई। क्या पंगा है, क्या प्रॉब्लम आ गई? मास तो गिवन है, बट वेयर इज ए? यू हैव टू कैलकुलेट ए फर्स्ट। सो एंड फॉर दैट टू कैलकुलेट ए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव टू अप्लाई योर इक्वेशन ऑफ मोशंस। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? जल्दी रिवाइज करो, रिकॉल करो जल्दी जल्दी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलो v है, हाँ है, u है, हाँ पता है, a पता है, वो तो निकालना ही है भाई। t नहीं पता, तो क्या एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो सकते हैं, दो चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं? नहीं, तो हम ये नहीं कर सकते। ओके, व्हाट अबाउट सेकेंड इक्वेशन? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम का पंगा, ए का पंगा, फिर से यूज नहीं हो सकती। नेक्स्ट, रिकॉल योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस, अब इस फॉर्मूले में आपके पास v है, ये रहा, u है, ये रहा, s है, ये रहा, तो क्या a निकाल देंगे? हाँ, है ना? तो चलो पहले तो हम a निकालते हैं। यहाँ निकाल रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। a निकालना था तो फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। क्लियर? v का वैल्यू बताओ। 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900। 2 इंटू एस, 50 कितना होगा? 100, तो 900 ओवर 50, है ना? और ये माइनस है तो माइनस आएगा, ओवर 100, सॉरी 50 कह रही हूँ, 50 इंटू 2 100 होगा। तो ये हो गया, ए कितना हो गया बेटा? -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Put this value over here, you'll get the value of force. फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? फोर्स में m कितना था? 1000। ये कितना आया? -9, so फोर्स विल बी -9000 न्यूटन। अब आधे बच्चे बोलेंगे मैम क्या फोर्स नेगेटिव में हो सकती है? यस बच्चे, हो सकती है कि नहीं बताओ। बच्चे सोच रहे हैं कि भाई माइनस कहाँ से आ गया? माइनस क्या बताता है? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। बेटा ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, ठीक है? दिस नेगेटिव साइन डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड टू इट। सो फोर्स आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स ओवर हियर इनटू एस, यू विल गेट द वैल्यू। 5 9s are 45, 3 और 4 minus joules. Clear? Any doubts? आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे वर्क का, जिसमें हम नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। और वर्क डन पढ़ेंगे किसमें? वर्क डन पढ़ेंगे हम एक पर्टिकुलर एंगल्स पे। क्लियर? ओके बच्चे, टेक केयर।